तो अब हम पढ़ते हैं ना ईटीएस साइकिल। सबसे पहले ये देखते हैं कि ईटीएस साइकिल होती कहां पे, आएगा समझ में। तो कहां होगी, आकर इन कहां होगी ये बताओ, ईटीएस साइकिल कहां पे होती है, कहां होगी? हाँ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। पहले ना ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वाला चक्कर हम समझ लेते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं ना, क्रिस्टी। इसका मतलब अगर कहा जाए ईटीएस साइकिल कहां, ईटीएस का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यही तो बोलेंगे हम ईटीएस को, यही तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कहां होता है, ये ही क्वेश्चन। अभी क्रिस्टी आया हुआ था, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को ही क्रिस्टी बोलते हैं। आएगा समझ में कि नहीं? देखो जैसे मैं माइटोकॉन्ड्रिया एक बना देता हूं तुम्हारे समझने के लिए, बाद में इसको साफ कर दूंगा। ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे बना देता है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रिस्टी बोल देते हैं, क्रिस्टी बोल देते हैं। आएगा समझ में, क्रिस्टी। और इसके अंदर जो होता है वो दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में तुम्हारा होता है क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल, और इसमें होता है क्या, ईटीएस साइकिल। अब कहते हैं कि कौन सी एक एंजाइम है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होती है, तो दैट इज कॉल्ड सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, और वही बनाएगा कॉम्प्लेक्स 2। आएगा समझ में कि नहीं? अभी पता है। तो ये याद रखना कि मैट्रिक्स में केप साइकिल, देखो भले ही यहां पे होंगे छोटे छोटे स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम। और ये क्या होंगे, यही होंगे क्या, ये F0 F1 पार्टिकल्स होंगे which are used to synthesize ATP। अब देखिए जैसे ही आपको क्वांटासोम कहे तो क्वांटा मतलब लाइट, तो लाइट का यूज कहां होगा, क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब क्वांटासोम का रोल कहां आएगा, क्लोरोप्लास्ट में। और ऑक्सीसोम का रोल, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का रोल कहां आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे एक और बहुत अच्छी बात है कि भैया साइटोक्रोम होता है। देखिए हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। जैसे साइटोक्रोम कहां कहां होगा, कहां कहां साइटोक्रोम होगा, हम ये कहेंगे कि जहां भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा वहां क्या होगा, साइटोक्रोम। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर होगा। एक बात याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी नहीं करता, ट्रांसपोर्ट करता है। ध्यान देना, देखो ट्रांसपोर्ट और कैरी में, जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बात करोगे ना, तो सीधा सीधा मतलब होता है कि एक साइटोक्रोम ने लिया और किसी और साइटोक्रोम को दे दिया, उसने अपने पास नहीं रखा, तो ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर। लेकिन NAD+ वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा, NADH बना लेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। आएगा समझ में? तो एक होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर और दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा। आएगा समझ में? ये बात याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर होते हैं तो वो साइटोक्रोम्स होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं वो NADH होता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। NAD+ याद रखना, आप NADH भी मत करना, NADPH भी मत करना, NAD+ यही इन्वॉल्व होगा और NADH। तो ये कैरी करेगा, कैरी करने का मतलब होता है वो अपने पास रखेगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, कहते हैं गुड्स कैरियर, गुड्स कैरियर। और ट्रांसपोर्टर क्या होता है, एक जगह से ले और दूसरी जगह दे दे, तो ये साइटोक्रोम। तो क्वेश्चन आया था साइटोक्रोम प्रेजेंटिंग। अब हम देखते हैं कि साइटोक्रोम कहां होगा। जैसे आपको कहा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल, तो कहां कहां होगा, कहां हो रहा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, कहां कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका मतलब ये कहां होगा, प्रेजेंट इन, इतना बताने के बाद भी, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अरे भाई यही तो हो रहा है ट्रांसपोर्ट। और कहां होता है भाई, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ETC साइकिल होती है, और इसमें क्या होगी, ETS साइकिल होगी। कितनी गजब बात है। इसमें होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इसमें होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आएगा समझ में कि नहीं? ये मैं साफ करके बता देता हूं, ये समझ गया हो ना? ठीक है, ये साफ करके बता देता हूं तुम्हें कि दो साइकिल हमारे पास है, एक है ETC और एक होती है ETS। आएगा, तो जो ET होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन,
तो जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा ये होगा क्लोरोप्लास्ट में, क्लियर कर लो, क्लोरोप्लास्ट, और ये बनाएगा क्या, एटीपी एंड NADPH, ये तो बनाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक। और ये किसमें होगा, क्रिस्टी में। क्रिस्टी कहां है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। और ये बनाता है क्या, एटीपी ओनली, ये केवल क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। ये रिस्पायरेशन में है, किसमें है, ये रिस्पायरेशन में है, जबकि ये किसमें है, फोटोसिंथेसिस पे है। आई बात समझ में, जबकि ये है फोटोसिंथेसिस में। डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी इसको गलत किया है, लेकिन तुम गलत मत करना। तो इन दोनों में ही जहां भी एटीपी सिंथेसिस होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना है। एटीपी सिंथेसिस इज द रिजल्ट ऑफ, सिंथेसिस इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा तभी एटीपी सिंथेसिस होगी, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो एटीपी सिंथेसिस नहीं होगी। ये तो रोल हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, आप समझते हैं कि होता क्या है, क्यों ईटीएस साइकिल की हमें जरूरत पड़ी और क्यों ईटीएस साइकिल इतनी हमारी इंपॉर्टेंट है। आज बात समझ में नहीं, ये बात समझ गए ना, ये दोनों कॉन्सेप्ट। ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां होगी, क्लोरोप्लास्ट में, एटीपी और NADH ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, ठीक है। ईटीएस साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्रिस्टी में होगा, जिसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगा, और वहां पे एटीपी सिंथेसाइज होती है। तो और दैट प्रोसेस इन्वॉल्विंग द रिस्पायरेशन। अगर कोई भी चीज माइटोकॉन्ड्रिया में होती तो ये एरोबिक रिस्पायरेशन है। अगर एटीपी की सिंथेसिस करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना होगा, और आपको अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको साइटोक्रोम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर का काम करेगा, ठीक है। अब देखते हैं एक और चीज कि क्यों ईटीएस साइकिल की हमें जरूरत पड़ी, क्यों हमें ईटीएस साइकिल की इतनी जरूरत है, ठीक है। तो हुआ क्या है एक्चुअल में जब हमारा क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस, नीड ऑफ ईटीएस साइकिल की, ईटीएस साइकिल की जरूरत क्या है। जब हम लोगों ने एसिटाइल को एंजाइम बनाया, एसिटाइल को एंजाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोगों ने क्या बनाया, क्रेब साइकिल किया, तो हमने देखा इसमें भी NADH बना, इसमें भी NADH बना, और इसमें तो NADH और FADH दोनों में बना। और हम जैसा जानते हैं कि एक NADH से कितना एटीपी मिलती है, 3 एटीपी। 1 NADH से कितनी एटीपी मिलते हैं, 3 एटीपी। FADH से 2 एटीपी। तो भैया सबसे ज्यादा एटीपी तो यही लेके रखे हैं भाई। क्रेब साइकिल में 6 NADH बनेगा, 2 FADH बनता है, जबकि 2 NADH तब बन जाएगा जब एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्मेशन होगा, और 2 NADH तुम्हारा क्रेब साइकिल में बन जाता है। अगर देखा जाए तो 32 एटीपी तो यही लेके रखे हैं, 34 एटीपी आएगा समझ में नहीं, 34 एटीपी यही लेके रखे हैं, क्यों अल्टीमेटली 4 ही एटीपी हमें मिलती है, और वो जो 4 एटीपी मिलती है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिलता है। 2 एटीपी हमें मिलती है ग्लाइकोलाइसिस से, और 2 एटीपी हमसे किससे मिलेगी, क्रेब साइकिल से, और दैट ऑब्टेन थ्रू अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। रेस्ट जो 34 एटीपी बची है, क्योंकि टोटल एटीपी हमारी कितनी होगी, टोटल एटीपी जो होगी वो हमारे पास आएगी 38, ठीक। इसमें से जो 30 आउट ऑफ दिस 34 एटीपी फॉर्म बाय ईटीएस साइकिल, याद रखना जो ये 4 बची हैं उस 2 कहां मिलेगी, ग्लाइकोलिसिस से, नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस, ओके। और 2 किससे मिलेगी हमें, क्रेब साइकिल। देखा नहीं है, सक्सिनाइड कोएंजाइम जब सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा तो तुम्हें देगा ये 4, बाकी सब ईटीएस साइकिल से होगी। इसका मतलब अगर हम ईटीएस साइकिल ना करें तो हम कितने एटीपी को मिस कर देंगे, 34 एटीपी को मिस कर देंगे। और जब 34 एटीपी को मिल जाए, मिस कर देंगे, तुम्हारे बॉडी को एनर्जी मिल नहीं पाएगी, तुम्हारा सिस्टम पूरा डाउन हो जाएगा और तुरंत मर जाओगे। साइनाइड जो होता है ना, ये तुम्हारी ईटीएस साइकिल को ही टारगेट करता है, तो तुम्हारे सिस्टम को तुरंत बैठा देगा। कहते हैं लाइट कटिंग सिस्टम बैठ गया, तुरंत बैठ गया, किसी को कुछ बता भी नहीं पाया, निकल दिए। तो साइनाइड तुम्हारी ईटीएस साइकिल को टारगेट करता है। प्लांट में कुछ प्लांट होते हैं जिनमें ईटीएस साइकिल का कोई इफेक्ट, मतलब साइनाइड का इफेक्ट नहीं होता, दे हैव द ईटीएस साइकिल रेजिस्टेंट पाथवे। एक चीज मैं बताता हूं, जहां भी प्रोटीन का रोल आएगा ना, कोई ना कोई इनहिबिटर जरूर होगा किसी न किसी के लिए, ये तुम याद रखना। जैसे देखो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट
सेंसिटिव है इनहिबिटर से, जबकि डिफ्यूजन सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि उसमें कोई प्रोटीन इन्वॉल्व भी नहीं है, अपने आप हो रहा है। तो ये बात समझ में आ गई थी ना कि जब ये हमें NADH FADH इतने मिल रहे हैं तो हमें इसे एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्रिस्टल तक जाना होगा। अब एक बात और याद रखना, जब यही प्रोसेस एनारोबिक हो जाती है, एनारोबिक अगर यही प्रोसेस हो जाती तो क्या हमें ये 34 ATP मिलता? नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं एनारोबिक प्रोसेस में जो नेट गेन ऑफ ATP होता है वो कितना होता है? 2 ATP का, क्योंकि ये भी नहीं होता ना, क्रैब साइकिल भी नहीं होता। चाहिए जो ग्लाइकोलिसिस की नेट गेन है वही बनता, हमें वही मिलती, तो हमें 2। इसीलिए जो एनारोबिक प्रोसेस होता है सिस्टम वो स्लो होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी कम होती है। जो एरोबिक प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है। ईस्ट जब अपनी ग्रोथ करता है तो एरोबिक करता है, और जब दारू बनाने लगता है तो एनारोबिक करता है, इसीलिए दारू बनने में टाइम लगता है। तो जो ईस्ट होता है सैक्रोमाइसिस सिरफेसी वो फैकल्टेटिव एनारोब्स है। आएगा सर? तो ये बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको ETS साइकिल की जरूरत क्यों पड़ी। अब हम लोग देखते हैं कैसे होता है, ठीक है? ETS साइकिल कैसे होता है ये देख लेते हैं। अब देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूं तुम्हें। हुआ क्या, देखो हुआ ऐसा कि इसमें 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा अलग से। इसमें 5 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं टू परफॉर्म द ETS साइकिल। अब हम यहां पहला देखते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट तो इसको बोलते हैं NADH रिडक्टेज। रिडक्टेज ये कुछ नहीं करता, NADH को तोड़ देगा किसमें? NAD प्लस प्लस H प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन। इसका काम है कॉम्प्लेक्स 1 ब्रेक कर देता है इसको। आई बात समझ? दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं सक्सिनिक या सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज इसका काम क्या है? ये ब्रेक करता है किसको? FADH को FAD प्लस प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में। इसका काम ये है। देखो 2 चीजों को हमें तोड़नी थी, 2 कॉम्प्लेक्स इसके लिए हो गए। ध्यान से समझना, 2 चीजों को तोड़ना था, तोड़ लिए। पहले तोड़ेंगे, फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को हमें कैरी करना है, इलेक्ट्रॉन कैरियर की जरूरत, सॉरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर की जरूरत होगी, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर सके। देखो जरूरत ध्यान से, और हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, और हमारा इलेक्ट्रॉन रिसीवर। हमको क्या चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ है उसको रिसीव कौन कर रहा है, समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास आएंगे साइटोक्रोम BC1 ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स 3। तो इसका मान करेंगे BC1, ठीक। फिर आएगा इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाला, तो इसको बोलते हैं साइटोक्रोम। साइटोक्रोम देखो C ऑक्सीडेज। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेज का मतलब हुआ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया? ऑक्सीजन, और क्या बना देगा? पानी। इसका मतलब कि अगर पूछा जाए कि ETS साइकिल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है? ऑक्सीजन, और वो क्या बना देगा? पानी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ETS साइकिल का लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है, इसीलिए इस प्रोसेस को एरोबिक बोलते हैं। अगर कुछ और हो जाता तो ये प्रोसेस एरोबिक नहीं होता। आई बात समझ में कि नहीं? इस लेवल पे भी एरोबिक एनारोबिक को आप डिफाइन कर सकते हो। तो हमारे पास हमने 4 कॉम्प्लेक्सेस अभी देखे। एक कॉम्प्लेक्स देखा 1 जो NADH रिडक्टेज है, जो तोड़ेगा किसको? NADH को NAD प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में। दूसरा कॉम्प्लेक्स है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। यू नो इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मेलोनेट होता है, ये एक एंजाइम है व्हिच इज फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ओके, वो FADH को तोड़ेगी। जब भी आप तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दोनों निकलेंगे, आपको पता है। अभी क्या होगा मैं उसका बताऊंगा। फिर हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर चाहिए, दैट इज कॉल्ड साइटोक्रोम BC1। अभी लॉजिक भी बताऊंगा उसको सीक्वेंस में। फिर इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाला भी चाहिए, तो रिसीव कौन कर लिया? ऑक्सीजन। किसकी हेल्प से? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज की हेल्प से, और वो क्या बना लिया? पानी। दिस वाटर इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वाटर, इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। अब लास्ट वन हमारा कौन सा है? लास्ट वन है ATP, जो हमारा 5th कॉम्प्लेक्स है ATP सिंथेज। और ये क्या करेगा? सिंथेसिस ऑफ ATP। अब देखना है, ये बातें सारी हम समझ गए। इस ATP सिंथेज को ATP बनाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए।
एनर्जी मिलेगी तभी एटीपी सिंथेज। एडीपी प्लस आईपी है, रॉ मटेरियल तुम्हारे पास है, तुमको क्या बनाना है, तुमको बनाना है एटीपी। ये पांचवा कॉम्प्लेक्स है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कॉम्प्लेक्स, और ये हमारा पांचवा कॉम्प्लेक्स है। तो ये हमारा फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा कॉम्प्लेक्स है, और ये हमारा क्या है, पांचवा कॉम्प्लेक्स है। आएगा समझ में? तो ये पांचवा कॉम्प्लेक्स एटीपी सिंथेज होगा। अब देखो इस एटीपी सिंथेज को एनर्जी कहां से मिलेगी, वही मेन टारगेट है। ये तो कॉम्प्लेक्स में, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होंगे। ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्सेस फाउंड इन क्रिस्टी। क्रिस्टी लिख दो या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारे 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, NADH रिडक्टेज, FADH रिडक्टेज बोल दो या सल्फ्यूरिक डिहाइड्रोजनेट बोल दो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दैट इज फॉर साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स बोल दो, फिर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कर दो। जैसे ही ऑक्सीडेज करोगे इसका मतलब समझ जाना कि कौन रिसीव करेगा, ऑक्सीजन रिसीव करेगा। अब पांचवें कॉम्प्लेक्स का नाम है एटीपी सिंथेज, जो कि हमारा क्या बनाता है, एटीपी। नाम से ही क्लियर है, ठीक है, नाम से सारे कॉम्प्लेक्सेस बता देंगे। कॉम्प्लेक्सेस याद नहीं होते, लेकिन मैंने देखो कितना नाम से याद रखा है कि 2 तोड़ने वाले चाहिए शुरू के, तो दोनों तोड़े तो डिहाइड्रोजनेज हो गए, हाइड्रोजन निकालेंगे ये, ठीक है। और अब एक ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो साइटोक्रोम हो गया, दूसरा जो होगा रिसीव करने के लिए साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये साइटोक्रोम है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लाएगा और ऑक्सीजन को दे देगा। और एटीपी सिंथेज जो इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एटीपी यूटिलाइज करेगा और वो क्या बना देगा, एटीपी बना देगा। एटीपी सिंथेज यूटिलाइज करेगा, एटीपी बना देगा। अब देखो कैसे बनाएगा वो, ठीक है। ये बात समझ गई कॉम्प्लेक्सेस वाली, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएगा, अब हम डायग्राम से देखते हैं हेल्प से कि क्या होगा इसमें। तो हुआ क्या, देखो यहां हम एक मेम्ब्रेन यहां बना लेते हैं, ठीक, एक मेम्ब्रेन हम यहां बना लेते हैं, ठीक। तो ये मेम्ब्रेन है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक। ये मेरी मेम्ब्रेन है कौन सी, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, दिखेगा नहीं। तो ये हमारा हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये हमारा हो गया, चलो इसको हम बोल देते हैं क्रिस्टी, क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। और यहां वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स, समझ गए। तो ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारी क्रिस्टी हो गई, क्रिस्टी को थोड़ा 2 लाइन से बना देता हूं, और ये हमारा हो गया मैट्रिक्स। इसमें हमारे सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, 1 2 3 4 5, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे। कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5, ये है जो हमें प्रीवियसली स्टडी किया। हुआ क्या, ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, याद रखना, ये हाइड्रोजन को अंदर तो जाने देगी, इनर मेम्ब्रेन के पास हाइड्रोजन को अंदर ले जाना मंजूर है, लेकिन वो हाइड्रोजन को बाहर नहीं जाने देगी, याद रखना, ठीक। ये मैट्रिक्स है हमारा, ये मैट्रिक्स वाला रीजन। इसने तोड़ा, किसको तोड़ा, NADH को तोड़ा, क्या मिला, NAD++H++ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन तो यहां आ गए, किसके पास आ गए, कॉम्प्लेक्स इसके पास। तो जो पहला होता है FMN, वो इलेक्ट्रॉन ले लिया। इलेक्ट्रॉन देखो अभी बताऊंगा कैसे कैसे ट्रांसफर होगा। ये कहां जाएगा, यूबिक्यूनोन के पास, फिर ऐसे 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 ट्रांसफर होते यहां आएंगे इलेक्ट्रॉन। पहले इसी देखते हैं। ये जो है इसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। पहले इसी की कहानी देख लेते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को यहां ऑक्सीजन को दे देंगे और ये ऑक्सीजन क्या लिया, पानी बना लिया। तो जो 4th कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है, वो इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल करके आया उसको किसको दे देगा, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो है ही, और वो पानी बना लेगा। दिस इज मेटाबॉलिक वाटर। ट्रेवल कैसे करता है, तो देखो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट लिख लो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, देखो कितना बढ़िया लॉजिक है। FMN फ्लेमिंग, ये पूछेगा भी नहीं, यूबिक्यूनोन, अब शुरू होता है, लिखो साइटोक्रोम। अब बताओ पहले साइटोक्रोम कौन आएगा। अच्छा जैसे मैं कहूं ABC में सबसे पहले कौन आता है, किसकी ज्यादा चलेगी, ABC तुम्हें दिया जाए, मैं लिख दूं कि भैया ABC में किसकी ज्यादा चलेगी, कौन कहेगा हमें सही है, आई एम ऑलवेज राइट, A कहेगा, B मतलब बीबी कभी अपनी गलती मानती नहीं। तो क्या होगा सबसे पहले साइटोक्रोम B, ठीक। B के बाद क्या आएगा, यही पहचान लो, B के बाद आएगा साइटोक्रोम C1, C कहेगा मैं पहला हूं, फिर क्या आ जाएगा साइटोक्रोम C, फिर बचेगा क्या, साइटोक्रोम
ए, और फिर क्या होगा साइटोक्रोम A3, और साइटोक्रोम A3 से इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन, और क्या बन जाएगा, पानी। समझ गए ना सीक्वेंस को? सीक्वेंस को समझे कि नहीं? सिर्फ ABC में तुम्हें ये वाला सबसे पहले किसको लेना, तो BB ऑलवेज राइट, तो सबसे साइटोक्रोम B यही पूछेगा। C आएगा उसके बाद, तो पहले C पहला, तो C1, फिर C, फिर क्या होगा साइटोक्रोम में A से A3, तो तुम्हें पता चल जाएगा, और A3 किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीजन को, और क्या बना लेगा, पानी। ये तो हो गया कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा, ये कहानी हम किसका समझ गए। अब भाई जो हाइड्रोजन बचे हैं, यहां भी FADH है, FADH है, FAD प्लस प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये सारी कहानी तो यहां हो गई। जो हाइड्रोजन है सब यहां आ जाएंगे, कहां आ जाएंगे, यहां। सारे हाइड्रोजन यहां एक्युमुलेट हो गए, कहां एक्युमुलेट हो गए, दिस इज कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। सारे यहां हो गए। यहां बताओ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो गई, हाई, या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो यहां हाई यहां लो, बन गया ग्रेडियंट। ग्रेडियंट तब बनता है जब कोई चीज एक तरफ हाई हो एक तरफ लो हो। अब देखो हाइड्रोजन ना खूब ना, जब नई जगह जाना होता है खूब एक्साइटेड होते हैं, चले आए अंदर। ये मेम्ब्रेन भी बहुत है, जैसे एक मदारी हो जिसका खेला कोई नहीं देखता हो, तो कहेगा भाई एंट्री फ्री है, आओ एंट्री लेके, लेकिन जब जाने लगे कहेंगे ना जाने नहीं दूंगा। यही हुआ हाइड्रोजन के साथ, यही केस हो गया हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन चले तो आए, लेकिन अब ये जाने नहीं दे रहे। ये इनमें से 1 2 3 4 चारों कॉम्प्लेक्सेस ने मना कर दिया कि हाइड्रोजन हम तुम्हें मैट्रिक्स में नहीं जाने देंगे, लेकिन हाइड्रोजन को जाना है। हो सकता है उस तरफ कोई इनका इंतजार कर रहा हो, लेकिन इनको जाना है। तैयार कौन हुए, ये कौन, एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज तैयार हुए। ये कॉम्प्लेक्स फाइव मैंने पहले बताया। एटीपी सिंथेज बोले कि भैया जाने तो दूंगा, लेकिन यू हैव टू पे समथिंग, तुम्हें कुछ मुझे देना पड़ेगा। दिया क्या उसने, एनर्जी। हाइड्रोजन ने अपनी एनर्जी किसको दे दी, इसको, जो किससे मिला, इस ग्रेडियंट को ब्रेक करके। क्या हुआ, ग्रेडियंट ब्रेक, एनर्जी रिलीज, और उसी को एटीपी सिंथेज ने यूटिलाइज किया और क्या बना दिया, एटीपी। अब देखो NADH ज्यादा एनर्जी देगा तो ज्यादा एटीपी दे बनाएगा, और FADH कम एनर्जी देगा तो कम एटीपी बनाएगा। आएगा समझ में कि नहीं? ये समझ में गया ना ये बात क्या हुआ। अब देखो, अब ये कहा जाए कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहां ज्यादा होगी, तो भाई पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, दो माइटोकॉन्ड्रिया के बीच का जो स्पेस होता है उसी को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। और कहां कम होगी, मैट्रिक्स के अंदर। तो जो ग्रेडियंट बनता है उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट। और ये जब ग्रेडियंट ब्रेक होगा तो एटीपी सिंथेज को एनर्जी देगा, और एटीपी सिंथेज को यूटिलाइज करके क्या बना देगा, एटीपी बना देगा। मैं एक बार इलेक्ट्रॉन को वाला जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है वो भी बता देता हूं, एक बार सही से लिख के इसको, ठीक है, कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक, वो लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आ भी जाता है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारा अगर देखा जाए तो FML ये तो पूछेगा नहीं, UV क्यों नो, यहां से इलेक्ट्रॉन चला। सबसे पहले आएगा क्या, साइटोक्रोम, वेरी गुड, साइटोक्रोम B, फिर आएगा साइटोक्रोम C, फिर आएगा साइटोक्रोम C1C। अब कंफ्यूज होते रहेंगे तब भी लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, साइटोक्रोम A, और फिर साइटोक्रोम A, और फिर लिख देंगे साइटोक्रोम A3, और इससे क्या ले लेगा इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन, और वो क्या बना लेगा, पानी। ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का। कुछ नहीं किया, जो भी हाइड्रोजन आयन यहाँ थे, जितने भी अंदर थे, ये हमारा था क्या, एटीपी सिंथेज, जो लास्ट में था एटीपी सिंथेज। इसने हाइड्रोजन को जाने दिया, हाइड्रोजन को मैट्रिक्स की तरफ जाने दिया, एनर्जी ले लिया, एडीपी प्लस आईपी से इसने क्या बना दिया, एटीपी। जो तो जितना ज्यादा एनर्जी देगा वो इतना ज्यादा एटीपी को बनाएगा। आएगा समझ में, दिस इज कॉल्ड एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज जो हाइड्रोजन को जाने देता है वो केवल क्या होता है, एटीपी सिंथेज।